नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका हड़प्पा का मूर्तिकला। मतलब आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा कालीन मूर्तिकला के बारे में कि हड़प्पा के समय में मूर्तिकला किस आधार पर बनाए जाते थे, उनके कितने प्रकार होते थे, इन सारी बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा देरी ना बात करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो आज हो सके काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और मैं इसे संक्षेप तरीके से आप सबों के सामने रख पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सबों को पता है कि भारत में 1920 ईस्वी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं क्यों रखता है? क्योंकि 1920 ईस्वी के पहले तक जो भी उत्खनन हुए हैं उनमें बौद्ध काल से पूर्व के अवशेष कहीं से भी देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन 1921 ईस्वी के बाद दयाराम साहनी की देखरेख में हड़प्पा में खुदाई प्रारंभ हुई। वैसे ये बात जो है हड़प्पा की जो बात है, उसका जो ज्ञान है, उसके बारे में जो हम लोगों को खबर मिलता है वो कनिंघम के द्वारा बहुत पहले ही पता हो चुका रहता है कि 1921 से पहले ही जो कनिंघम है, सर कनिंघम है, उनके द्वारा इस क्षेत्र का पता लगाया गया, उसके बारे में लोगों को बताया गया। लेकिन उस वक्त तक इस क्षेत्र का कोई पुरातात्विक महत्व नहीं था और इन्हीं कारण से इस पे लोग ध्यान नहीं देते थे। तो इस स्थान में जो हड़प्पा की बात हम लोग कर रहे हैं, इस स्थान से ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है उत्खनन के माध्यम से। यहाँ से टिकड़ों के ऊपर कुछ लेख भी मिले हैं। मतलब जो भी वहाँ से अवशेष हम लोगों को मिले हैं उस पर बहुत सारे लिखित रूप से अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु उनके ना पढ़े जाने के कारण उनकी कहानी कुछ अनकही सी अभी तक रह गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हड़प्पा कालीन में जो लेख हमें प्राप्त हुआ है वो वर्तमान समय तक में भी पढ़ा नहीं गया है। उसकी लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, वो चीज़ अभी तक पता नहीं है और अभी तक वो रिसर्च का काम जारी है। आगे ये भी कहता है कि जो कुछ भी हमारी जानकारी है वह मात्र उत्खनित पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पे है। क्योंकि हम लोगों को लिखित ज्ञान प्राप्त तो नहीं हुआ है, मतलब लिखित ज्ञान प्राप्त हुआ है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो पूरा हड़प्पा का जो इतिहास है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ उत्खनन के माध्यम से जो भी पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उन्हीं के आधार पे हम लोग उसके बारे में जान पाते हैं, उनके इतिहास को समझ पाते हैं। और अब तक इसका विस्तार अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात तक बढ़ चुका है ना। उसका ज्ञात हो चुका है, बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा का आप विस्तार देखेंगे, हड़प्पा काल का विस्तार देखेंगे तो आपका क्या कहते हैं, अफगानिस्तान से लेके शुरू हुआ है ना। मांडू करके एक जगह है वहाँ से। तो इसलिए जो इसका विस्तार की बात है वो अफगानिस्तान से बढ़कर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हमारे भारत के उत्तर प्रदेश और गुजरात तक फैल चुका है, ऐसी बातें कही गई है। और आगे ये भी कहता है कि शुरू में इस केंद्रवर्ती दो ही नगर ज्ञात थे जो सिंधु घाटी में बसे थे, एक मोहनजोदाड़ो और दूसरा हड़प्पा। मतलब हम लोग सिर्फ दो ही क्षेत्र के बारे में हम लोग जान पाते थे, ठीक है। एक था सिंधु घाटी और दूसरा, माफ कीजिएगा, एक था मोहनजोदाड़ो और दूसरा हड़प्पा। बस इन्हीं के बारे में हम लोग देख पाते थे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग, क्योंकि ये आज का जो वीडियो है वो मूर्तिकला से संबंधित है ना, मूर्तिकला से संबंधित है। तो इसको हम लोग समझने के लिए जो भी हम लोगों को मूर्तियां जो प्राप्त हुई है उत्खनन के माध्यम से, ठीक है, उसको मुख्यतः निम्न कोटियों में विभक्त किया है, उसको अच्छी रीति से समझने के लिए। तो कौन कौन से भागों में विभक्त किया गया है? पहला है प्रस्तर मूर्तियाँ। उत्खनन के माध्यम से हमें बहुत सारी प्रस्तर मूर्तियाँ आई और उस प्रस्तर मूर्तियों के अंतर्गत हमें
धड़ वाली सन्यासी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, 2 कमबंध मूर्तियां प्राप्त हुई है और पत्थर के बने मानव सिर तथा अन्य कलाकृतियां भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है प्रस्तर मूर्तियों के अंतर्गत। फिर दूसरा मूर्ति जो प्राप्त हुआ है वो है धातु मूर्ति। धातु क्या होता है आप सभी को जानते हैं। तो धातु मूर्ति में हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, धातु का बना हुआ इक्का आदि विशिष्ट मूर्तियां मिली है, गृह प्रयोग की सामग्रियां मिली है, माने घर में प्रयोग होने वाली सामग्रियां मिली है, और तीसरा जो है वो मिट्टी की मूर्तियां हैं। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जहाँ कहीं कहीं पे मृण मूर्तियां भी लिखा हुआ रहता है। तो उसमें इसके अंतर्गत मिट्टी की मूर्तियों के अंतर्गत हमें मानव आकृति मूर्तियां मिली है जो मिट्टी की है, मातृदेवी की मूर्तियां मिली है, पशु पक्षी की मूर्ति मिली है, अब मिट्टी के मुहर, मनके और बर्तन आदि हम लोगों को देखने को मिले हैं। लेकिन हम लोग अब शुरू करते हैं प्रस्तर मूर्तियों से कि प्रस्तर मूर्ति होता क्या है, इन सारी चीज़ों को। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू में देखते हैं प्रस्तर मूर्तियों के बारे में। प्रस्तर मूर्तियाँ होता क्या है, प्रस्तर मूर्तियाँ का महत्व क्या है। यद्यपि इन केंद्रों में नहीं पाया जाता था, फिर भी पत्थर का प्रयोग मूर्तियों के निर्माण में हुआ है। जो यहाँ पे मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है वे पत्थरों से निर्मित मूर्तियाँ हैं। ठीक है, और मूर्ति जो पत्थर का मूर्ति की बात कर रहे हैं तो वो पत्थर जो होते थे वो साधारणतः लाल पत्थर होते थे, चूना पत्थर, हरा अमेजन पत्थर, नील सेप्टिक पत्थर, लाल सेप्टिक पत्थर तथा वैदूर्य पत्थर का प्रयोग करने का यहाँ पे देखा गया है ना। पत्थर का निर्माण, माफ कीजिएगा, मूर्ति का निर्माण में मतलब इतने सारे पत्थरों का प्रयोग किया गया है, माने इतने प्रकार के पत्थर से जो हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उत्खनन के माध्यम से। यद्यपि आज यह स्थान रेगिस्तान है, पर पहले यह उपजाऊ भूभाग था। कौन? ये जो सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, यहाँ पत्थर नहीं निकलते थे। विभिन्न प्रकार के पत्थरों का यहाँ पाया जाना स्पष्ट करता है कि बाहर से पत्थर मंगाकर उन पर कलाकृतियाँ की जाती थी। यही कारण है कि यहाँ पत्थरों की मूर्तियाँ बहुत कम संख्या में प्राप्त हो सकी है। अभी तक कुल 12 मूर्तियाँ ही प्राप्त हुई है। ठीक है, ये जो सिंधु सभ्यता है वो एक रेगिस्तान के रूप में तब्दील हो चुका था। वैसे पहले यहाँ पे जीवन था, लेकिन किसी कारणवश जिसका अभी तक पता नहीं चला है, इस सभ्यता का अंत हो गया और वहाँ पे पत्थरों की कमी थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे पत्थर कला की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोग पत्थर को बाहर से मंगवाया करते थे और इन पत्थरों पे कलाकृतियाँ की जाती थी। और यही कारण है कि वर्तमान समय में उत्खनन के माध्यम से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 12 मूर्तियाँ ही प्राप्त हुई है, जो प्रस्तर मूर्तियों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे पहला प्रस्तर मूर्तियों के अंतर्गत में धड़ वाली सन्यासी मूर्ति। जैसा आप लोग यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये जो राइट साइड में है वही है धड़ वाली सन्यासी मूर्ति। एक सन्यासी की मूर्ति है ऐसा माना गया है, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो धड़ वाली सन्यासी मूर्ति जो है, यह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक अवक्ष मूर्ति है जिसके कमर से नीचे का हिस्सा टूट गया है। ठीक है, ये जो मूर्ति है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है और इसका जो मूर्ति जो है वो कमर के नीचे से टूटा हुआ भाग है। जो भाग प्राप्त है वह अत्यंत सुंदर और कलात्मक है। इस मूर्तियों के सिर के बाल पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, जो आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, और कंधे से संवारने के समय बीच में मांग निकला हुआ है। पत्थर जैसे आप सभी को मांग बनाते हैं उसी प्रकार बीच में मांग बना हुआ है इस मूर्ति में। अब बालों को संजोने के लिए जैसे औरतें आज रिबन बांधती है, वैसे ही एक फीता यहाँ सर पर बांधा हुआ है ना, जैसा आप सभी को देखिए चित्र में भी देख सकते हैं, जिसे
फिलेट कहा जाता था। जो ऐसा आजकल रिबन कहते हैं, तो उस वक्त पे फिलेट भी कहा जाता था। फिलेट की गांठ सामने ललाट पर गोल दिखाई पड़ती थी। इसका ललाट पतला है, आंखें पतली है और लंबी है। नेत्र में जो जुड़ाव की बात देखते हैं, कम स्पष्ट संकेत है, मतलब ठीक से दिखाई नहीं पड़ा है, या अर्ध निमीलित अवस्था में है। ठीक है, जो ये मूर्तियां जो प्राप्त हुई है वो अर्ध निमीलित अवस्था में है और नासिका का निचला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है। जो आप इस जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, इससे संबंधित मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है मूर्ति कला से संबंधित है, हड़प्पा कालीन मूर्ति कला से संबंधित है कि कितने प्रकार है, किस तरह की मूर्तियां वहां प्राप्त हुई है, इन सारे हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए जैसा अभी यहाँ पे हमने देखा, ये है सन्यासी की मूर्ति धड़ वाली, जो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। और आगे है दो कमबंद मूर्तियाँ। दो कमबंद मूर्तियाँ क्या है? दो कमबंद मूर्तियाँ जो है हड़प्पा में दो कमबंद मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ये जो मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जिसका सर टूटा हुआ है, अब भुजाएं भी टूटी हुई है। ठीक है, और बात करता है कि नीचे के पैर घुटने के पास से टूट गए हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनमें से एक पुरुष की मूर्ति है, मतलब दो मूर्तियां प्राप्त हुई है, और एक नारी की मूर्ति है। अगर हम लोग इस मूर्ति का कालक्रम की बात करते हैं तो वो अभी भी मतभेद का विषय बना हुआ है। वहाँ पे एक इतिहासकार है जिनका नाम गार्डन है, उन्होंने कहा है कि ये जो मूर्तियाँ जो है वो हड़प्पा के बाद की मूर्ति बताई गई है। मतलब यहाँ पे इसके माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार से ये मतभेद का विषय है। जैसा कि पीछे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ बनने लगी है, पर सिंधु सभ्यता के स्तर से प्राप्त होने के कारण मार्शल और पिगड आदि इन्हें सिंधु कालीन मानते हैं। ठीक है, क्यों माना जाता है ये बारे बताया गया है, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं इसको सिंधु कालीन नहीं मानते हैं, सिंधु की बात क्या है ऐसा मानते हैं। ठीक है, जो पुरुष की मूर्ति जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है वो 1 सेंटीमीटर ऊंची है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, वह नंगी अवस्था में है, इसका शरीर भारी भरकम दिखाई देता है। ये सारी बातें, और इसका पैर के आगे की ओर निकला हुआ है, नाभि अंदर की ओर है, धसी हुई है, तथा जांघें मसाल है। चलिए इस पे हम लोग आगे देखेंगे, मुख्य डिटेल वीडियो जो मैं बनाऊंगा उस पर देखेंगे। चलिए आगे है प्रस्तर मूर्तियों में पत्थर के बने मानव सिर तथा अन्य कलाकृतियाँ। तो जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ से चूना पत्थर से बना हुआ एक मानव का सिर मिला है, जिसमें पहले वासी मूर्ति कला का अभाव है, ऐसी बातें कही गई है। इसमें भी मूछ नहीं है और दाढ़ी कटी हुई है, पर केस मतलब बाल विन्यास भिन्न प्रकार का है। इसमें केसों के ऊपर की ओर बटोर कर गांठ में बांधा गया है, ऐसी बातें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। चलिए प्रस्तर मूर्तियों की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। इनमें अंग प्रत्यंग के शोभा का दीर्घ दर्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि कलाकार अनुभवहीन है। मतलब यही कहा गया है कि जो पत्थर की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है वो उतनी सटीकता के साथ नहीं बनाया गया है। इसी कारण से ये कहा गया है कि जो कलाकार हैं वो अनुभवहीन रहा होगा। और अगर आगे की विशेषता देखें तो अंगों में समरूपता नहीं है, जैसे आंखें छोटी है, नाक उठी हुई है, शरीर मोटा है। मतलब आगे है मुद्राओं के प्रदर्शन का प्रयास किया गया है, जैसे नाचने का मुद्रा। विभिन्न प्रकार के पत्थर काम में लाए गए हैं, कोई एक प्रकार का पत्थर नहीं है, बहुत सारे पत्थर हैं। विभिन्न स्तरों से एक जैसी कला की मूर्तियों का मिलना इनके कला समरसता का बोधक है, ऐसी बातें कही गई है। अब मोहनजोदाड़ो की मूर्ति जो है वो हड़प्पी की अपेक्षा अधिक प्राचीन
मानी गई है। लघु प्रस्तर मूर्ति अब तक कुल 12 कह सकते हैं, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है लेकिन 12 मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। चलिए अब हम लोग देखेंगे धातु की मूर्ति। हमने अभी देखा प्रस्तर मूर्ति, अब हम लोग देखेंगे धातु की मूर्ति। तो सबसे पहले धातु की मूर्ति की अगर बात की जाती है तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक नर्तकी की मूर्ति का जिक्र आता है, जहन में आता है कि अब हम लोग चलिए देखते हैं कि नर्तकी की मूर्ति क्या है। धातु कणों को मिलाकर धातु पिंड बनाने के कौशल से ये परिचित थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु से बनाने वाले जो क्या कहते हैं उसको, मूर्तियां जो हैं या फिर वस्तुएं जो हैं उससे लोग परिचित थे धातु से, और इन्हीं के कारण से इस तरह की मूर्तियों का निर्माण वे कर पाए हैं। और ये भी कहा गया है कि यहाँ मतलब सिंधु सभ्यता के लोग पीतल और कांसे की मूर्तियां से अवगत थे। वे लोग जानते थे पीतल क्या है, कांसा क्या है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को बहुत सारी पीतल और कांसे की मूर्तियां भी देखने को मिली है। और इससे लगता है कि दो धातु मिलाकर ये तीसरी धातु भी बनाने जानते थे। ठीक है, इसमें मानव, पशु और गृह प्रयोग की सामग्रियां तैयार की जाती थी। इसकी मुहरें भी बनती थी, मतलब धातु से मुहरों का भी निर्माण किया जाता था। पशु, मानव, गृह प्रयोग की सामग्रियां, मतलब ये सारी सामग्रियां भी धातु की बनाई जाती थी, ऐसा कहा गया है। जैसा नर्तकी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो कांसे की मूर्ति है। ठीक है, याद रखिएगा कांसे की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर प्राप्त है। और ये जो है काफ़ी विश्वविख्यात है, मतलब जिसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग जानते हैं। और इस नर्तकी का जो पैर है उसका निचला भाग टूटा हुआ प्राप्त हुआ है, और बाकी जो पूरा शरीर जो है यथावत हमें सुरक्षित मिला है। और ये भी कहा गया है कि छड़ीदार छरहरा बदन, गोल मुख, पीछे की ओर मुड़े हुए बाल, 2 वेनी जिनमें एक आगे लटक रहा है, पतला ढलवा ललाट है, पतली लंबी आँखें हैं, मीठी नाक है, छोटी गर्दन है, और उसमें लगा हुआ छल्लेदार नेक टाइट कोल, और नारी मुस्कान, गले पे पड़ा हुआ प्रेवक जिसमें 3 लॉकेट है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे क्योंकि हम लोग वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आप लोग शायद समझ ही रहे होंगे आज का ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप से है मूर्ति कला। अब मैं इससे संबंधित जो वीडियो है और डिटेल वीडियो मैं आप सबों के सामने लेकर ज़रूर आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं धातु में ही। धातु का में ये भी है कि धातु के इक्के और आदि पशु मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा आदि से इस तरह के मूर्तियाँ हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, और उसमें उल्लेखनीय है भैंसा और भेड़ा की मूर्तियों जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। लोथल में बैल, कुत्ता, खरगोश आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई है। चहुंदड़ों से बैलगाड़ी और इक्का की आकृतियां प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों में बैल और कुत्तों की मूर्तियां अधिक आकर्षक है। तांबे की मोहरों पर विभिन्न पशुओं की आकृतियां भी बनी हुई है या अंकित है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे है गृह प्रयोग की सामग्रियां। गृह प्रयोग की सामग्रियां मतलब क्या हो गया, घर में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं। ठीक है, धातु के बने हुए पात्र, तस्तरी, कटोरा आदि यहाँ खुदाई से मिले हैं। एक टोटीदार लोटा भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। धातु के गहने बनाए जाते थे जिनमें अंगूठी, ग्रेवैक, भुजबंद, कड़ा आदि विशेष रूप से यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर हमें मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, सबसे अधिक यहाँ पे मिला है। और इसमें यह भी कहा जा सकता है कि यह जो है उनकी लोक रुचि रही होगी।
मतलब सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ इसका कारण से यही है कि वहाँ के लोग अधिक से अधिक मात्रा में इस कलाकृतियों में जुड़े हुए थे काम में। मिट्टी की मूर्तियाँ दो प्रकार से प्राप्त हुई है हम लोगों को, एक है ठोस मूर्तियाँ और दूसरा है खोखली मूर्ति। ठोस मूर्तियाँ मनुष्यों की है और खोखली जो मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है वो पशु पक्षियों के लिए प्रयोग में किया जाता था। मतलब जो ठोस मूर्ति है उससे मानव शरीर, मानव की मूर्तियाँ ये बनाई जाती थी, और खोखली जो रहता था उससे पशु पक्षियाँ या फिर मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की जाने वाला औजार सामग्री ये सब बनाया जाता था। और निर्माण कौशल में भी कई विधियों का प्रयोग होता था। चाक मिलने के कारण इसका प्रयोग जो निर्माण है चाक के माध्यम से किया जाता था, ऐसी बातें कही गई है। और इसके साथ ही मिट्टी की बत्तियों को मिलाकर, जैसा आज बेसिक स्किलों में सिखाया जाता है, कलाकृतियाँ तैयार की जाती है। और इसके साथ ही चुटकी का प्रयोग भी उठान को दिखाने के लिए और पिंडों का सहयोग ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। इसमें भी अंगों को अलग अलग प्रकार का बनाकर एक में जोड़ने की एक विधि के रूप में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे मानव आकृति की जो मिट्टी के द्वारा बनाया जाता था। यह जो है मिट्टी से बनता था। और मिट्टी की पुरुष आकृतियाँ मोहनजोदाड़ो के अन्नागार क्षेत्र तथा डीके क्षेत्र में मिली है। ठीक है, अधिकतर हम लोगों को मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके निर्माण की वही विशेषताएं हैं जो प्रस्तर मूर्ति जो है वो पुरुष मूर्तियों को, जैसे लंबे नाक, टोढ़ी, लंबी आँखों के लिए बत्ती बनाकर मिट्टी चिपकाई जाती थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे है मातृ देवी की मूर्तियाँ जो मिट्टी के बना होता था। नारी मूर्तियाँ यहाँ बहुतायत से प्राप्त हुई है, जिसमें निर्माण कौशल एक ही है पर स्वरूप अलग है। इनको मातृ देवी कहा जाता है क्योंकि इनके गोल वक्ष इस बात का प्रतीक है कि ये अविवाहित हैं। इनमें सबसे विचित्र इनकी अनेक प्रकार की शिरोभूषा है, जो कहीं पंखा, कहीं गुंबज, कहीं मुरेठा आदि की तरह सजाई गई थी। इसको नीचे की ओर इतना लटकाया गया था कि इसकी भी मूर्ति में कान की भाग दिखाई पड़ता था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया। और आज के वीडियो में हमने जाना है हड़प्पा कालीन मूर्ति कला के बारे में। और मूर्ति कला जो भी हम लोगों को प्राप्त हुई है मैंने ऊपर बताने का प्रयास किया है और संक्षेप में भी बताने का प्रयास किया है कि मूर्ति कला क्या होती है। चलिए, और दुआ करेंगे कि आप लोग इस तरह के वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इसके माध्यम से और मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छी रीति से वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।